आज हम डिस्कस करेंगे प्लस टू फिजिक्स का लेटेस्ट सैंपल पेपर इशूड बाय सीबीएसई। चलिए जी, तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 डिस्कस किए थे। आज 11 ऑनवर्ड्स हम डिस्कस करते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले 11 क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है, फिर ये वीडियो आगे पॉज करके आपको पहले खुद से ट्राई करना है, फिर ये वीडियो आगे प्रोसीड करना है करेक्ट ऑप्शन के लिए। तो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर चैप्टर के ऊपर। प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कम होती है, जिन्हें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए दो मेथड है। या तो आप उसका टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, तो उससे मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होते हैं, उतनी ज्यादा सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी होती है। और सेकंड मेथड क्या होता है, डॉपिंग, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज। जब आप प्योर सेमीकंडक्टर जिसकी की कंडक्टिविटी कम है, अगर आप उसमें इम्प्योरिटीज ऐड कर देते हैं, या तो पी टाइप इम्प्योरिटीज या तो एन टाइप इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, तो उस सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इम्प्योर सेमीकंडक्टर आर ऑल्सो नोन एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कितने होते हैं, या तो पी टाइप या तो एन टाइप। एन टाइप में हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज डालते हैं। जितनी ज्यादा इम्प्योरिटीज डालोगे, उतनी ज्यादा उस सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो इसी के ऊपर क्वेश्चन है। तो कहते हैं आप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हो, डोपिंग लेवल से। जितनी ज्यादा इम्प्योरिटीज डालोगे, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर क्रिएट होंगे, जिससे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज करियर कौन होते थे, इलेक्ट्रॉन्स। एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज करियर कौन होते थे, होल्स। ठीक है जी, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे, उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या बोला गया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड करते हैं, तो डॉपिंग लेवल पे डिपेंड करते हैं। जितनी ज्यादा डॉपिंग करोगे, उतने ज्यादा चार्ज करियर अवेलेबल होंगे कंडक्शन के लिए। नेक्स्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, if copper wire is stretched to make its radius decreases by 0.1%, जो कि एक बहुत छोटी परसेंट है ना। तो कॉपर वायर को खींचा तो उसकी लेंथ बड़ी हो गई एंड एरिया कम हो गया। जब कभी आप किसी वायर को स्ट्रेच करोगे, तो क्या होगा, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, लेकिन एरिया या तो रेडियस कह सकते हो कि कम हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में कांस्टेंट क्या रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए। अगर आप एरिया बढ़ाओगे या घटाओगे, तो लेंथ भी चेंज होगी। तो एक ही वेरिएबल में रखना चाहिए था हमें। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ। एल कैन बी रिटर्न एज वॉल्यूम ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर या वायर अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हमने एल को लिख लिया वॉल्यूम बाय एरिया। एक एरिया पहले से था, तो एरिया स्क्वायर। जब क्वेश्चन छोटी परसेंटेज के ऊपर होते हैं जब क्वेश्चन छोटी परसेंटेज के ऊपर होते हैं, तो हम यूनिट्स एंड डायमेंशंस में हमने एरर्स पढ़े थे। +1 में यूनिट्स एंड डायमेंशंस के अंदर हमने एरर्स पढ़े थे, तो एरर्स का मेथड यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ रेडियस। अगर रेडियस कम होगा, अगर रेडियस कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, ये बात पक्का है ना। अगर रेडियस कम हो रहा है, रेडियस डिक्रीजेस बाय 0.1%, तो अगर रेडियस कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। कितने से बढ़ेगी, परसेंटेज छोटी है तो छोटी परसेंट के लिए हम अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज कर सकते हैं। तो वो मेथड क्या होता है, डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 इज इक्वल टू, ये जो पावर में है ना, रेस टू दी पावर, जो भी पावर है उसको उतार के आप नीचे ला सकते थे। तो 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाय आर इंटू 100। फिर से इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाय आर इंटू 100। तो डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 की वैल्यू क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में, 0.1%। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 0.4%। तो रेजिस्टेंस कितने से बढ़ेगी, +0.4%। कोई ऑप्शन है, हाँ जी है, ऑप्शन सी। चलिए जी नेक्स्ट करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12।
आज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। एसर्शन रीजन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, तो ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस बार हमें गिवन है। तो 13th, on increasing the current sensitivity of a galvanometer by increasing the number of turns may not necessarily increase the voltage sensitivity। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के ऊपर क्वेश्चन है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या होता था, कुछ इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते थे, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते थे पोल से, नॉर्थ पोल साउथ पोल। यहाँ पे एक कॉइल रखते थे, यहाँ पे कॉइल रखते थे जो मूव करेगी अगर इसमें करंट आएगा। नीचे एक स्प्रिंग होता था जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है लेट्स से के, एक कॉइल है जिसके नंबर ऑफ टर्न्स है n, क्रॉस सेक्शनल एरिया है a। तो जब भी इस कॉइल में करंट जाएगा, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जब कॉइल में करंट जाएगा तो ये कॉइल मूव करेगी। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर टॉर्क आती थी। तो हमने पढ़ा हुआ है जब कॉइल में करंट आएगा तो आइडियल क्रॉस बी, टॉर्क कैसे निकालोगे आप, आइडियल क्रॉस बी। तो आइडियल की तरफ फिंगर्स, बी की तरफ कर्ल, फोर्स लगी इधर, तो ये कॉइल ऐसे मूव करेगी। तो जब कॉइल ऐसे मूव करेगी मतलब टॉर्क आई। टॉर्क का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है, एक्सटर्नल टॉर्क है ना, ये टॉर्क आई जिससे कि ये कॉइल रोटेट करेगी। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, कॉइल अगर रोटेट करेगी तो स्प्रिंग भी रोटेट करेगा। स्प्रिंग कितनी टॉर्क के साथ रोटेट करेगा, बिना, बी आई एन ए, बी इज मैग्नेटिक फील्ड, आई इज करंट, एन इज नंबर ऑफ टर्न एंड ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो एक रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगी। तो रीस्टोरिंग टॉर्क एंड मैग्नेटिक टॉर्क, इक्विलिब्रियम में दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी। तो मैग्नेटिक टॉर्क ये होती थी, रीस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू के थीटा एट इक्विलिब्रियम। ये दोनों टॉर्क इक्वल एंड ओपोजिट हो जाते हैं। तो करंट सेंसिटिविटी किसे कहते थे, कितना एंगल रोटेट करेगा जब आप 1 एम्पियर का करंट पास करोगे। तो करंट सेंसिटिविटी क्या होती थी, बी एन ए अपॉन के। बी इज मैग्नेटिक फील्ड, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, के इज है ना, के इज टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कह लो या टॉर्शनल कांस्टेंट कह लो। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को बोलते थे करंट सेंसिटिविटी, इस पूरे एक्सप्रेशन को बोलते थे करंट सेंसिटिविटी। तो क्वेश्चन ये है कि करंट सेंसिटिविटी अगर आप बढ़ा रहे हो नंबर ऑफ टर्न के बढ़ाने से, तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहे हो जिससे कि ये गारंटी है कि करंट सेंसिटिविटी बढ़ रही है। तो कहते क्या गारंटीड वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी। अगर आप करंट सेंसिटिविटी बढ़ा रहे हो बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, तो हमें कमेंट करना है वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी या नहीं भी बढ़ सकती। तो करंट से वोल्टेज में जाने का क्या रिलेशन होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती थी, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती थी, हमें बस रेजिस्टेंस से डिवाइड करना होता था। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को वोल्टेज सेंसिटिविटी कहते थे। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का आंसर कितना आया, के इंटू रेजिस्टेंस। अब बहुत ध्यान से सुनना, बड़ा ही जबरदस्त कंसेप्ट है कि अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हो, अगर आप कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हो, अगर आप इस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हो तो वायर ज्यादा लगेगी। वायर ज्यादा लगेगी मतलब ज्यादा लेंथ यूज होगी। रेजिस्टेंस होती है रो एल बाई, अगर वायर ज्यादा लगेगी, वायर की लेंथ बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। तो कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ती है, और अगर रेजिस्टेंस बढ़ गई, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ती है, टर्न्स भी बढ़ गए, रेजिस्टेंस भी बढ़ गई, तो ये इफेक्ट नलीफाई हो गया। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी वही रही जो पहले थी। बहुत जबरदस्त कंसेप्ट। करंट सेंसिटिविटी आपने बढ़ा दी, कैसे बढ़ाई, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ती है। तो ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, दोनों के इफेक्ट नलीफाई हो गए, वोल्टेज सेंसिटिविटी वही रही जो पहले थी। तो यही क्वेश्चन में कहा गया है कि करंट सेंसिटिविटी बढ़ा दी नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से, तो मे नॉट नेसेसरली इंक्रीज दी वोल्टेज सेंसिटिविटी।
जरूरी नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी। तो ये असर्शन तो हो गया जी ट्रू, असर्शन ट्रू है। अब रीजन देखते हैं। The resistance of the coil also increases on increasing the number of turns। बिल्कुल सही एग्जैक्ट रीजन दिया कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, तो ये दोनों इंक्रीज आपस में नलीफाई हो गए, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी सेम रहेगी। तो ठीक है, रीजन भी जस्टिफाई हो रहा है, रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है, और रीजन इसी से रिलेट है ना। रीजन जो है अच्छे से जस्टिफाई कर रहा है कि असर्शन को। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या बनता है? ऑप्शन ए, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए जी, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इन अ हाइड्रोजन एटम देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल ठीक बात है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज He पॉजिटिव एंड Li 2 पॉजिटिव, सब में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, बट इट्स एमिशन स्पेक्ट्रम शोज मेनी लाइन्स। सही बात है। तो एमिशन स्पेक्ट्रम में हम क्या करते होते थे, जैसे कि ये ग्राउंड लेवल है ना, ग्राउंड लेवल में टोटल एनर्जी कितनी होती थी? N इज इक्वल टू 1 को ग्राउंड लेवल कहते थे, और टोटल एनर्जी जो होती थी वो होती थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। हायर शेल में ज्यादा एनर्जी होती थी, तो जैसे ही हम N को डालते थे 2, जिसको बोलते थे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में N2 होता है, तो एनर्जी कैसे निकालते थे? -13.6 Z² बाई N²। N को डाल दिया 2, 2 का स्क्वायर 4, इसको 4 से डिवाइड किया तो ये एनर्जी आ गई -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। थर्ड, कहने को ये थर्ड शेल है, बट इसको क्या बोलते हैं? सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट में टोटल एनर्जी कितनी होती थी हमेशा याद रखनी है। तो N को डाला 3, 3 का स्क्वायर 9, 13.6 को 9 से डिवाइड किया तो आया -1.51, एनर्जी और बढ़ गई। फोर्थ है ना, जैसे N को डाला 4, N को 4 पुट किया, 4 का स्क्वायर 16, इसको 16 से डिवाइड किया तो आ गया 0.85, एनर्जी और बढ़ गई। तो जैसे जैसे शेल बढ़ते जाएंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक, इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में हो सकता था, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जंप करता है तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बहुत सारी हो सकती हैं। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है? इसके ऊपर बोर्ड में भी एक क्वेश्चन आना ही आना है ना। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है? n(n-1/2)। आपको बस शेल पुट करनी है कि कौन सी शेल से जंप लगानी है। अगर आप n को डाल देते हैं 2, तो 2 सेकेंड शेल से बस एक ही जंप लग सकती है ना, एक ही स्पेक्ट्रल लाइन रिलीज हो सकती है। n इज इक्वल टू 2, 2 से 2 कट, 2 - 1 इज 1, तो आंसर कितना आ गया? 1, एक स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है, वो ये। अगर आप n को डालते हो 3, तो यहाँ 3 पुट किया, 3 - 1 2, 2 से 2 कट 3, टोटल लाइंस कितनी रिलीज होंगी? 3। तो n को 2 डाला, 3 डाला आपने, तो 1 लाइन, 2 लाइन एंड 3 लाइन, तो टोटल लाइंस कितनी रिलीज हो गई? 3 लाइंस, तो आंसर इज 3 एंड सो ऑन। तो आप n को 4, 5, 6 कुछ भी डालिए, आंसर आते रहेंगे। तो इन अ हाइड्रोजन एटम देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन, बट इट्स एमिशन स्पेक्ट्रम शोज मेनी लाइंस। असर्शन इज ट्रू, 100% ट्रू। इन अ गिवन सैंपल ऑफ हाइड्रोजन देयर आर मेनी एटम्स। सही बात है। ईच कंटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन, हर एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। हेंस मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एटम्स मे बी इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, so many transition from higher to lower orbits are possible। बिल्कुल ठीक है, रीजन भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, और जो रीजन है असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है। तो इसका भी सही आंसर क्या आया? ऑप्शन ए। 14th क्वेश्चन का भी सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, क्योंकि जो रीजन है वो असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर। आपको जो असर्शन रीजन की इक्वेशंस हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, वो अच्छे से रीड कर लेनी है
है ना। तो असर्शन क्या है, न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर अबाउट 60 आर लीस्ट स्टेबल। तो ऐसा नहीं है। तो न्यूक्लियाई चैप्टर में आप पढ़ते थे बाइंडिंग एनर्जी कर्व, है ना, बाइंडिंग एनर्जी कर्व पढ़ते थे आप। यहाँ हम बनाया करते थे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कुछ अगर हम रफ बनाएं तो कुछ ऐसा ऐसा कर्व बनता था। तो जो आयरन होता था, आयरन जिसका मास नंबर अराउंड अराउंड 56, तो मास नंबर यहाँ पे हम दिखाते थे मास नंबर। तो ग्राफ से हमें पता लगता था कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है। तो जिन न्यूक्लियाई का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जिनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितना ज़्यादा होता है वो न्यूक्लियस उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। तो हमने ये ग्राफ बनाया था, ग्राफ प्लॉट किया, जिसमें ये हीलियम था, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। चलिए जी, तो जिनका मास नंबर 20 या 20 से कम था, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्राफ से देखिए, यहाँ होता था 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड यहाँ ऊपर यहाँ 9। तो आयरन का आपको याद रखना है कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है। जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितना ज़्यादा वो उतना ज़्यादा स्टेबल। तो न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर अबाउट 60 आर लीस्ट स्टेबल, ये गलत स्टेटमेंट है, असर्शन बिल्कुल गलत है। तो अगर आप देखते हैं कि असर्शन गलत सिर्फ एक में ही है, डी में। तो अगर असर्शन गलत है तो रीजन भी पक्का गलत होगा ही होगा। ये जो स्टेटमेंट है ये मैथ से डिफरेंट है ना, ये स्टेटमेंट्स आप चेक करेंगे मैथ से डिफरेंट है। तो ध्यान से रीड कर लेना, ये चेंज भी हो सकती है, बोर्ड में ये स्टेटमेंट चेंज भी हो सकती है। तो आपको रीड कर लेना एक बारी अच्छे से कि कैसे कैसे है, ठीक। तो असर्शन गलत है तो रीजन गारंटेड गलत होगा ही होगा, हमें पहले से ही पता है, बट फिर भी एक बारी चेक कर लेते हैं। तो जिनका मास नंबर 180 से ज़्यादा होता है, जिनका मास नंबर 180 से ज़्यादा होता है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमें ग्राफ से दिख रहा है कि कम है। कम है तो ये लीस्ट स्टेबल, ये लेस स्टेबल है। तो न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर 180 एंड अबव है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, वो अनस्टेबल है। कोई भी चीज़, कोई भी अनस्टेबल चीज़ जल्दी से जल्दी स्टेबल होना चाहती है, और इस प्रोसेस के दौरान हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। जब भी कोई अनस्टेबल चीज स्टेबल होना चाहती है तो एनर्जी रिलीज करती है। यहाँ ये अनस्टेबल है, बहुत एनर्जी है, यहाँ ये स्टेबल हो गई और इसकी एनर्जी कम हो गई। तो कभी भी किसी भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई जिसको स्टेबल होना है तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। बड़ा न्यूक्लियस छोटों में टूटता है, उसको फिजन कहते हैं। एक बड़ा न्यूक्लियस छोटों में टूटेगा तो उसको फिजन कहते हैं, फिजन में एनर्जी रिलीज होती है। जिनका मास नंबर 20 और 20 से कम है वो भी लगभग सारे अनस्टेबल है, क्योंकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लेस है। अगेन ये अनस्टेबल है। ये फ्यूज होते हैं, फ्यूजन। तो दो तीन छोटे न्यूक्लियाई जुड़ के एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, स्टेबल वाला न्यूक्लियस बनाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन। तो अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी में जब भी चीज जाती है तो एनर्जी रिलीज होती है ना, एनर्जी रिलीज होती है। तो फिजन में भी एनर्जी रिलीज होती है, फ्यूजन में भी एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ क्या बोला गया, व्हेन टू और मोर लाइट न्यूक्लियाई आर कंबाइंड इनटू हेवियर, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विल डिक्रीज। ऐसा नहीं है। तो ये अगर जुड़ के यहाँ पहुंचेंगे तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ेगी। अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी में चीज जब भी जाएगी तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ेगी। तो यानी कि असर्शन भी फॉल्स है एंड रीजन भी फॉल्स है। तो इस क्वेश्चन का ठीक आंसर कितना आता है, ऑप्शन डी। चलिए जी, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लास्ट असर्शन रीजन बहुत अच्छी है। असर्शन डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अच्छा, डी ब्रॉगली ने सबसे पहले क्या किया था, डी ब्रॉगली ने आइंस्टाइन इक्वेशन, है ना, डी ब्रॉगली ने आइंस्टाइन इक्वेशन को प्लैंक एनर्जी इक्वेशन से इक्वेट किया था। प्लैंक इक्वेशन के साथ इक्वेट करा था। तो आइंस्टाइन इक्वेशन थी mc², प्लैंक इक्वेशन थी hc/λ, सी से सी कट,
तो लैम्डा हमने यहाँ से निकाला था फॉर फोटोन, फोटोन की वेवलेंथ है ना, फोटोन के लिए हमने वेवलेंथ ये निकाली। तो सिमिलरली डी ब्रॉगली ने क्या कहा था, जब कोई मैटर पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जब ये बहुत तेजी से चलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल जब बहुत तेजी से चलते हैं तो ये वेव की तरह बिहेव करते हैं, और उस वेव की वेवलेंथ हम इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, यानी कि h/mv। तो कोई भी मटेरियल पार्टिकल जब किसी v वेलोसिटी से चलता है तो हम वो वेव की तरह बिहेव करता है, और उस वेव की वेवलेंथ इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया जब कोई पार्टिकल फ्रीली फॉल करेगा, है ना, फ्रीली फॉल करेगा तो एक्सेलरेटेड मोशन, है ना, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी, जिस वजह से उसकी स्पीड बढ़ती है। यहाँ ड्रॉप कर रहे हैं तो स्पीड कितनी है, 0। तो जैसे ही फ्री फॉल कराएंगे तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगी। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी कीप्स डिक्रीजिंग विद टाइम, बिल्कुल करेक्ट है कि वेलोसिटी बढ़ती जाएगी टाइम के साथ और डी ब्रॉगली वेवलेंथ घटती जाएगी। तो असर्शन तो ठीक है ना, असर्शन बिल्कुल ठीक है। रीजन देखते हैं, द मोमेंटम ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इंक्रीजेस विद टाइम, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। तो किसी भी बॉडी का इस टाइम इसका मोमेंटम कितना है, 0। तो फ्रीली फॉल करवा रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी, जिस वजह से वेलोसिटी बढ़ेगी। तो नीचे जाने से वेलोसिटी बढ़ रही है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोमेंटम भी बढ़ेगा। तो बिल्कुल ठीक है, पूरा मोमेंटम बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगी। तो मोमेंटम जस्टिफाई है ना, जो रीजन है जस्टिफाई कर रहा है असर्शन को, तो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या बनता है, ऑप्शन ए। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। बोर्ड की डेट शीट आ गई है, 21 को आपका फिजिक्स का एग्जाम है ना। चलिए जी, तो चैनल सब्सक्राइब करना, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस आपके पास आएगी, तो आप देखते रहना, नंबर लेके आना बहुत सारे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।